रमा, तुम चली गई, लेकिन मुझे इस अकेली दुनिया में छोड़ गई। अब इस जीवन का क्या अर्थ है? मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगा? रमा, लौट आओ ना। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। कभी उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी रमा उसकी दुनिया थी, लेकिन कुछ महीने पहले बीमारी ने रमा को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। काश तुम आज भी मेरे साथ होती। रमा, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूं। बस किसी तरह से जीने की कोशिश में लगा पड़ा हूं। हरिया खुद से बातें करते हुए अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। एक समय था हरिया अपनी पत्नी रमा के साथ बहुत ही सुख से अपना जीवन बिताता था, लेकिन फिर एक दिन वैद्य काका, क्या हुआ है मेरी रमा को? वो कब तक ठीक हो जाएगी? बेटा हरिया, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें ये बताने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है बेटा। लेकिन अब रमा को बचा पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। काका, ऐसा ना कहिए। कुछ तो इलाज होगा इस बीमारी का। काका, आप बस मुझे बता दीजिए, मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूं जिससे मेरी रमा ठीक हो सके। माफ करना बेटा, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर फिर वैद्य हरिया के घर से चले जाते हैं। हे भगवान, क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है? अभी तो मेरे जीवन में खुशियों ने दस्तक दी थी और अभी ही तूने उन्हें छीन भी लिया। अजी, अगर मैं चली जाऊं तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। भगवान जरूर तुम्हारे जीवन में फिर से रोशनी भेजेगा। रमा, तुम ऐसी बातें ना करो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। देखना, जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगी। जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। वैद्य काका ने साफ कह दिया है, मुझे अब कोई भी नहीं ठीक कर सकता है। रमा, तुम इन सब के बारे में मत सोचो और बस तुम आराम करो। सुबह का समय था। हरिया अपनी पत्नी के पास बैठा रोए जा रहा था। हरिया के रोने की आवाज सुनकर पूरा गांव उसके घर पर आ गए थे। क्यों रमा, क्यों? तुम मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? लौट आओ रमा। रमा के जाने के बाद हरिया का जीवन सिर्फ एक बोझ बन गया था। सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को सूनी झोपड़ी में लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। हे भगवान, आखिर कब तक मैं अकेला इस दुनिया में भटकता रहूंगा? ओ हरिया, बाहर निकल। कब तक तू मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करेगा? आज या तो तू पैसे वापस देगा, नहीं मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा। हरिया, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे यहां नौकरी कर ले। तेरे बाप का कर्ज अभी तक बाकी है। शिव जी, मैं मेहनत करके आपका पैसा लौटा दूंगा, लेकिन आपकी गुलामी नहीं करूंगा। बहुत घमंड है तुझे अपनी मेहनत पर। याद रखना, एक दिन यही मेहनत तुझे ले डूबेगी। बेचारा हरिया, अब इसका कौन है? भरी जवानी में ही इसकी पत्नी इसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हाँ काका,
अब किया भी क्या जा सकता है। कुछ और भी हो तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाना हमारे हाथ में भी तो नहीं है। सब उस ऊपर वाले की ही मर्जी चलती है। और सेठ से दुश्मनी लेकर हरिया ने ठीक नहीं किया। हाँ, न जाने भगवान भी न क्या चाहता है। सुबह का समय था। आज हरिया जल्दी अपने घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल में चारों तरफ घना अंधेरा था। हरिया को जंगल के अंदर का रास्ता ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। हरिया चलते चलते जंगल के उस भाग में पहुंच गया जहां पर लोगों का जाना मना था। अरे अरे, ये क्या? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? ये तो जंगल का वो भाग है जहां पर किसी भी आम मनुष्य का आना वर्जित है। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। हरिया इन्हीं बातों को सोचते हुए डर रहा था कि क्या आज ही उसके जीवन की आखिरी रात होगी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जंगल के इस भयानक भाग में कौन है जो इस तरह से लगातार रोए जा रहा है? तुम कौन हो और यहां पर कैसे पहुंची? और तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम मधुमती है। मैं जादुई लोक की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी पर आई थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे देख लिया। मैं भागती रही और समय पर वापस अपने लोक नहीं पहुंच सकी। तो अब तुम कैसे अपने लोक जाओगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं फंस चुकी हूँ। अगर पूर्णिमा से पहले नहीं लौटी तो मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। और ऊपर से इस दुनिया के एक तांत्रिक ने मुझे देख लिया है और अब वो मुझे मारकर मेरी शक्तियाँ पाना चाहता है। तुम चिंता मत करो। यही इस जंगल के बाहर ही मेरा गांव है और गांव के सबसे अंतिम कोने पर मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। अगर तुम चाहो तो तुम वहां पर रह सकती हो। वहां पर तुम सुरक्षित भी रहोगी और किसी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। राजकुमारी हरिया की बातों को सुनकर खुश हो जाती है और फिर उसके साथ गांव में बनी हरिया की झोपड़ी की ओर चल देती है। राजकुमारी, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा और तुम्हें तुम्हारे लोक तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। राजकुमारी हरिया की इन बातों को सुनकर खुश हो जाती है और फिर हरिया से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरिया। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे पृथ्वी लोक पर एक ऐसे सच्चे मनुष्य से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। करीब रात के 12 बज रहे थे। वो दुष्ट तांत्रिक काल भैरव, जिसने राजकुमारी का पीछा किया था, एक हवन कुंड के सामने बैठा मंत्र पढ़े जा रहा था। चाहे तू जहां भी छिप जा, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं जानता हूं, अगर मैंने तुझे मारकर तेरी शक्तियां हासिल कर ली तो मैं अमर हो जाऊंगा। सुबह का समय था। राजकुमारी मधुमती हरिया की झोपड़ी के बाहर लगे हुए मुरझाए हुए पौधों को देख रही थी। तभी उसने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ अपने हाथों से उन पौधों को छुआ। सारे पौधे तुरंत ही हरे भरे हो जाते हैं। ये तुमने कैसे किया? ये तो एकदम से सूख गए थे। भले ही मेरी सारी शक्तियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनसे मैं किसी भी प्राणी अथवा पेड़ या पौधे को जीवित कर सकती हूँ। अरे वाह, ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। हरिया राजकुमारी की इन शक्तियों को देखकर खुश हो ही रहा होता है। तभी उसे दूर से गांव के मुखिया के आने की आहट सुनाई देती है। राजकुमारी,
आप घर के अंदर चली जाइए। हमारे गांव का मुखिया आ रहा है। वो बहुत ही धूर्त और लालची किस्म का आदमी है। अगर उसने आपको यहाँ पर देख लिया तो पूरे गांव वालों को ये बात पता चल जाएगी। जी ठीक है। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम बाहर मत आना। अरे वो हरिया, देख मैं तुझे आज भी यही कहने के लिए आया हूं। तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेता है? मेरे यहां नौकरी कर ले, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। मुखिया जी, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हरिया की बातों को सुनकर मुखिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही कहता है, ठीक है हरिया, मैंने तुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू नहीं माना। अब जो भी तेरे साथ होगा उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। इतना कहकर मुखिया हरिया के घर से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है। अरे हरिया, ये तेरे घर में इतनी सुंदर स्त्री कौन है? मैंने तो आज से पहले कभी भी इसे यहां नहीं देखा है। ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, आज ही यहाँ पर आई है। और हाँ, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद हरिया अपनी झोपड़ी में चला जाता है और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। हो ना हो, ये जरूर वही राजकुमारी हो सकती है जिससे तांत्रिक बाबा ढूंढ रहे हैं। तांत्रिक बाबा, आज मैं हरिया के घर अपना पैसा मांगने गया था और मैंने उसके घर पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। हो ना हो, वो वही राजकुमारी है जिससे आप ढूंढ रहे हो। सच में? तुमने ठीक से देखा था ना कि वो वही राजकुमारी है? बाबा जी, वो स्त्री बहुत ही सुंदर है और उसने राजकुमारियों जैसे कपड़े भी पहने हैं। मेरी बात सच है बाबा, वो वही राजकुमारी है जिसकी आपको तलाश है। मुखिया की बातों को सुनकर तांत्रिक खुश हो जाता है। तो फिर ठीक है, जल्दी चलो, हमें जल्दी से हरिया के घर पर पहुंचना होगा। नहीं हो तो वो राजकुमारी आज ठीक रात 12 बजे के बाद अपने लोक वापस चली जाएगी। इतना कहने के तुरंत बाद सेठ और वो तांत्रिक दोनों ही हरिया के घर की ओर निकल जाते हैं। हरिया, तुमने मुझसे झूठ कहा था। वो स्त्री तुम्हारी दूर की रिश्तेदार नहीं, बल्कि एक जादुई दुनिया की राजकुमारी है। हरिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूं, तो तुम्हें उस राजकुमारी को तांत्रिक बाबा के हाथ में सौंप देना होगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी राजकुमारी का बाल भी बका नहीं कर सकता है। मूर्ख इंसान, तू ऐसे नहीं मांगेगा। अगर तेरी मरने की इच्छा है तो मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी जरूर करूंगा। इतना कहकर तांत्रिक हरिया पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन हरिया किसी तरह से उस तांत्रिक के वार से बच जाता है। राजकुमारी जी, अब जल्दी कीजिए, जाइए यहाँ से, नहीं तो ये दुष्ट तांत्रिक आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं हरिया, मैं तुम्हें ऐसे इस तांत्रिक के हाथों मरने नहीं दे सकती हूँ। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, इसीलिए आज मैं अपनी एक बार प्रयोग की जाने शक्ति से तुम्हारी जान की रक्षा करूंगी। इतना कहकर फिर राजकुमारी एक मंत्र पढ़ने लगती है और फिर तभी उसके शरीर से एक तेज आभा निकलती है जो सीधा जाकर तांत्रिक के ऊपर गिरती है, जिससे वो दुष्ट तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है। अब राजकुमारी पूरी तरह से उस तांत्रिक के डर से आजाद थी और फिर कुछ ही समय बाद जब उसकी शक्तियां फिर से जागृत हुईं, तो वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है। लेकिन अब हरिया भी बहुत ही खुश था। उसे राजकुमारी के साथ रहते हुए ये एहसास हो गया था जैसे कोई उसके लिए भी सोच सकता है।